जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं सलाम, आप? बिस्मिल्लाह। ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का करम सब मज़े में 5 हैं। जुलाई के हवाले से आज आप कोई बातें करने वाले हैं। यूँ तो बिल्कुल, हमने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्रोफ़ेसर गफूर साहब की बात की, सरदार शेर अब्बास मज़ारी के बारे में बातें की हैं। ज़ेड शोर भुट्टो के बारे में बात जी, हुई। लेकिन आज जो है आपका मौज़ू ग़ालिबन 5 जुलाई है। 5 जुलाई है जी, जी। और 5 जुलाई कल 5 जुलाई की तारीख को ये हम बात कर रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पाकिस्तान की तारीख सानेहात और अलमियों से भरी हुई है। कोई शक नहीं इसमें। बेशुमार ऐसे दिन आए कि जिस दिन के फैसले ने हमारी कौम की तकदीर फोड़ दी। जी। पहला दिन वो था कि जिस दिन हमारी आला अदलिया ने एक मकबूतुल हवास नीम पागल गवर्नर जनरल के हुक्म पर गुलाम मोहम्मद साहब। हाँ, असेंबली तोड़ने के फैसले की तौसीक कर दी। जी, ये मतलब वो एक ब्यूरोक्रेट थे हाँ, गुलाम मोहम्मद साहब ये और उन्होंने पूरी जो सो कॉल्ड असेंबली बै थी उसी को ब्यूरोक्रेट से उनको बनाया गया शायद फाइनेंस मिनिस्टर, फिर जी, उनको जी। बना दिया गया गवर्नर जनरल। उस बीच में वो ज़हनी तवाज़ुन तकरीबन खो बैठे। बात करते थे, उनकी गुफ्तगू सिर्फ़ कुदरतुल्लाह साहब समझते थे। जी, जी, जी। असेंबली तोड़ दी, तोड़ने की भी वजूहात है। जी हाँ, वो तो है क्या हाँ, वो एक अलग मौज़ू है, वो इसे अलग इंशाल्लाह कभी मौज़ू बात है। करेंगे। या तो अब हमारे गव एक पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस समदानी मरहूम। बहुत उम्दा आदमी थे, बहुत उम्दा आदमी थे वो। वो समदानी ये था जिसने ज़िया-उल-हक के दौर में जी। गिरफ्तार किया तो भुट्टो की दरख्वास्त ज़मानत मंज़ूर कर दी जी, जी, जी। और फिर उसके चंद दिनों बाद नए मुकदमात के दौर उनको गिरफ्तार किया गया और बात पहुंची तेरी जवानी तक। तो वो लिखते हैं समदानी साहब कि अदलिया के उस फैसले ने हुँ, हमारी कौम की तकदीर फोड़ डाली। हुँ, इतना गलत फैसला था। अच्छा याद रहे कि ये बेंच 5 मेंबरान पे था। हुँ। 4 मुस्लिम मुसलमान जजों ने इसकी फैसले की तौसीक की। वाहिद इख्तिलाफी नोट एक ईसाई जज कार्नेलियस ने लिखा था, बिल्कुल याद है। जो बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। सब दूसरा दिन था 7 अक्टूबर 1958 का, जी। जिस दिन सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने चंद माह होने वाले इंतखाबात को पसे पुष्ट रखकर और उससे बचने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, असेंबली तोड़ दी और आज़ादी और आइन जो आज़ादी के 9 साल जी, बाद जी, जी। यानी 1956 में बना था उसकी तंसीख कर दी और सिकंदर मिर्जा का ये मार्शल लॉ फौज के कमांडर चीफ जो उस वक्त थे अय्यूब खान की मिली भगत से था। सिकंदर ये मिर्जा उनकी सादगी थी कि मैं मार्शल लॉ लगाऊँगा तो हाँ, अयूब खान मुझे रिपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, ये उनकी हालाँकि सादगी थी। अयूब खान हाँ, ने बता दिया भैया आपका वो काम कहते हैं खत्म, गेम इज़ ओवर। वो एक मिसरा है इस सादगी के पे कौन न मर जाए भला। सादगी पे कौन नंबर जाए है खुदा, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी अभी नहीं। नहीं। तो अय्यूब खान के हाथ में जब सारे इख्तियार आ गए, तो उनके जनरलों ने जो उनके 9 रत्न तो नहीं चंद रत्न थे, 3 या 4 रत्न थे, जी, उन्होंने कहा जब सारी ज़िम्मेदारी आपकी है तो इसको क्यों बिठाए हुए सदर के बिल्कुल ओहदे सही पे? बात है ये। तो 27 अक्टूबर की शाम को 3 जनरल सिकंदर मिर्जा के पास गए। उन जनरलों में एक जनरल बर्की थे, जो कि क्रिकेटर जावेद बर्की के वालिद, जी, जी, जी। एक कोई जनरल शेख थे और एक जी। जनरल आज़म खान, जो बाद में जमहूरियत के बहुत चैंपियन बन गए थे। इन्होंने जाकर के उससे ज़बरदस्ती बज़ोर बाज़ू कह लें या बज़ोर कलम कह लें, वो रिवॉल्वर दिखाने की नौबत नहीं आती है। जी, बज़ोर क़ुव्वत उससे इस्तीफ़ा ले लिया और उनको जिला वतन के रख दिया, वो इंग्लैंड चले गए। अय्यूब खान ने सदारत भी सँभाली, उनको नया आइन बनाने का शौक हुआ और उन्होंने एक पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया। वो भी बीडी सिस्टम था। बीडी सिस्टम का 1962 का दस्तूर। जी, जी, जी। इसे मशहूर कानूनदान मंजूर कादिर ने तरतीब दिया था। जी, मंजूर कादिर बहुत बड़े कानूनदान थे और अल्ताफ गौहर की एक किताब है अय्यूब खान फौजी राज के 10 साल। जी। उसमें वो लिखते हैं
कि मंजूर कादिर का ख्याल था कि आइन बहुत अहम दस्तावेज है, इसमें हर अहले गैर नत्थु खैरे को मुदाखलत का हक नहीं है, यानी अवाम की कोई राय नहीं होनी चाहिए। इस आइन को देखकर चौधरी मोहम्मद अली जो वजीर आजम बने, अच्छा चौधरी मोहम्मद अली के बेटे खालिद अनवर ये नवाज शरीफ के असेंबली तोड़ने के मुकदमे में वकील थे, सही है, जिसमें नसीम हसन शाह ने इसको गैर कानूनी करार दिया। तो चौधरी मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो लायलपुर यानी साबका लायलपुर आज का फैसलाबाद का घंटा घर है, जिधर से गुजरो वही घंटा घर ही नजर आता है, सारे रास्ते ऐवान सदर की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। अयूब खान साहब ने अपनी हुकूमत मुकम्मल करने के बाद 10 साल हो गए, तो 10 साल का जश्न मनाना चाहा। इस अरसे को अरशे तरक्की और इस्लाहात का जश्न करार दिया। जी हाँ। उसके साथ ही अवाम 10 साल में उकता गए थे उनकी हुकूमत से। अवाम भी मुस्तकिल हुकूमत से बहुत जल्द उकता जाती है। हंगामे शुरू कर दिए। ये हंगामे इस पर हुए कि अयूब खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बना दी। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो साहब शरीक नहीं हुए, बाइकाट किया, और मशरक़ी पाकिस्तान से भाषानी साहब ने इसका बाइकाट किया। बाकी सारी जमातें इसमें शरीक थी। नवाबजादा गालिबन कंबाइंड अपोजिशन पार्टी, हाँ, सीओपी को बड़े नारे लगते थे सीओपी के सरबराह थे नवाबजादा नसरुल्लाह। उनके तहत गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अयूब खान ने 2 मेन बातें अपोजिशन की मांगी। एक पार्लियामेंट निज़ाम, दूसरा 1 मैन 1 वोट, यानी बीडी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। हाँ। लेकिन बदअमनी इस कदर फैल गई कि अयूब खान को उस पर गौर करना पड़ा। जी। तब एक मुहक्किक है हमारे अकील अब्बास जाफरी साहब जी, उन्होंने लिखा है कि इस बदनज़मी के पीछे, बदअमनी के पीछे जो भुट्टो और बादशानी कर रहे थे, इसके पीछे इनको याह्या खान के आशीर्वाद, जो उस वक्त कमांडर चीफ थे, उनकी हासिल। अच्छा, ये अकील अब्बास जाफरी साहब ने बात लिखी है? हाँ, अपनी किताब में है उनकी, जो पाकिस्तान कॉलोनिकल में। इसी के याह्या खान चाहते थे कि बदअमनी इतनी हो जाए कि अयूब खान को इख्तियार छोड़ना पड़े, साडी वारी आवे और मैं आ जाऊं, फिर साडी वारी आ जाए। तो अयूब खान ने, मेरे ख्याल 25 मार्च 1969 का दिन था जी, कि उन्होंने इख्तियार से इस्तीफा दे दिया और बजाय अपने आइन पर अमल करने के बजाय अपने ही बनाए हुए आइन की तंसीक कर दी और इख्तियार याह्या खान के हवाले कर दिया। पता नहीं उन्होंने हवाले किया या उनसे हवाले करवाया गया। हवाले करवाया गया। असेंबली के स्पीकर को देते कि असेंबली दे देते थे, लेकिन वो याह्या खान तो पहले से दांत गड़ाए हुए बैठा था। जी जी, वो चाहता था कि इख्तियार हमारे हवाले दे। असेंबली के स्पीकर थे, मुझे शायद याद आ रहा है, अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल जब्बार खान, बंगाली थे। तो हमारे मगरबी पाकिस्तान और फौज बंगालियों को कहाँ उभरते हुए देख सकते थे। सही है। तो उसको दे दिया और उन्होंने, याह्या खान ने फिर मार्शल लॉ के तहत मुंतकल इनान के तौर पर हुकूमत संभाली और उन्होंने मतलब महमूद साहब, इसको हम एक कह सकते हैं सही मानों में कि फौज की यूनिटी इन कमांड तो बाकी रही। हाँ। लेकिन एक इंटरनल को यकीन आया कि अयूब खान को हटा दिया उन्होंने और अनाने हुकूमत जो याह्या खान ने संभाल ली, और जिसके लिए जो पॉलिटिशियंस थे उनको इस्तेमाल किया गया। अच्छा साहब, याह्या खान ने इलेक्शन कराए 1967 में। मेरा ख्याल है 7 दिसंबर को कौमी और 17 दिसंबर को सूबाई असेंबली का इंतखाब था। इस कौमी असेंबली के इंतखाब में मशरक़ी पाकिस्तान में 162 नशिस्तें थी, जिसमें से मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 160 नशिस्तें जीती। 2 नशिस्तें जीती थी, एक नूरुल अमीन साहब ने और एक चिटागोंग के चकमा कबाइल के सरबराह से राजा त्रिदेव राय, उन्होंने जीती। जबकि पंजाब और सिंध की जो मेजॉरिटी पार्टी थी, उनके लीडर भुट्टो साहब थे, उन्होंने 138 में से 81 सीटें। मुझे इसमें याद है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1 मैन 1 वोट की बेसिस पे सबसे ज्यादा फेयर इलेक्शन जो थे वो 1970 में हुए। 1970 के हुए। चुनांचे अमल टूट गया, चुनांचे हमें ऐसी जुम्मे रास नहीं आती है। अच्छा साहब, पंजाब और सिंध के लीडर तो भुट्टो साहब थे, लेकिन केपी के साबिक सूबा सरहद और बलूचिस्तान के अंदर वली खान और मुफ्ती महमूद की हुकूमतों ने, की पार्टियों ने
अक्सरियत हासिल की। अब साहब हुआ ये। और मेरे ख्याल है 70 के इलेक्शन की एक खास बात ये भी थी हम्म, कि उसके अंदर जो छोटी मजहबी जमातें थी उनको वॉश और आउट कर इलाकाई जमातों को कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। वॉश आउट हो गए। वॉश आउट हो सके। जमात इस्लामी को 4 सीटें मिली और एक उनकी सपोर्ट पे जफर अहमद अंसारी को, लेकिन पार्टी को तो 4 मिली। शाह अहमद नूरानी की नई पार्टी को 7 नशस्तें मिली। इसी तरह से मुफ्ती महमूद की पार्टी को भी 2 सूबों में मिला के 7 नशस्तें मिली। सही है। अच्छा साहब, मगरबी पाकिस्तान बल्कि पंजाब और सिंध के जो कायद थे भुट्टो साहब ने मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया। तस्लीम नहीं किया, तस्लीम नहीं आपका नाम नहीं है। और इक़्तिदार में अपना हिस्सा तलब किया। जायज़ तौर पर उनके हिस्सा सिंध और पंजाब में बनता था, लेकिन वो मुल्क की सियासत में या मरकजी हुकूमत में अपना हिस्सा चाहते थे। मुजीबुर रहमान ने साफ इनकार कर दिया और मुजीबुर रहमान ने से भी कई गलतियां हैं कि उसने 6 नुकात की बुनियाद पर आइन बनाने पर जोर दिया और यानी तीनों फरीक जो थे, फौज, मुजीबुर रहमान और भुट्टो, इनके दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। फौजी हाकिम और भुट्टो साहब की रेशेदवानियों के बाद अक्सरती पार्टी को इक़्तिदार से महरूम करके फौजी कार्रवाई का आगाज हो गया। ये भी मेरे ख्याल में 25 मार्च को शुरू हुआ था। ऑपरेशन सनशाइन शायद नाम था उसका। हाँ, 1971 को। देखिए, 3 मार्च को असेंबली का इजलास बुलाया गया था ढाका में। 1 मार्च को वो मनसूख कर दिया। तो अवामी लीग और मुजीबुर रहमान ने नॉन कोऑपरेशन, अदम ताउन की तहरीक शुरू की। अदम ताउन किया था, बल्कि पूरा इंतजाम उनके हाथ में आ गया था कि बैंक इतने वक्त खुलेंगे, इतने ये खुलेंगे। अच्छा, जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया 25 मार्च को, तो अवामी लीग के जियाले जो थे, जो उनके नौजवान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए और वहाँ से ट्रेनिंग ले की उन्होंने और मुक्ति बाहिनी की शक्ल में वो वापस बांग्लादेश आए। 22 नवंबर को इंडिया ने भरपूर हमला कर दिया मशरक़ी पाकिस्तान पे। वो जो उनके उज़र चीफ मास्टर थे मानिक शाह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इंदिरा गांधी तो जुलाई अगस्त में ऑपरेशन करना चाहती थी। जी, उसने कहा था नहीं मैं तैयार नहीं मेरी फौज मोबिलाइज होने के लिए। हाँ, उस जितना जमाने में वक्त दो। जी हाँ। बारिश होगी, सैलाब होगा, तो फिर 22 नवंबर को हमला किया। जवाबी तौर पर याया खान साहब ने 3 दिसंबर को जवाबी हमला मगरबी पाकिस्तान से किया, लेकिन उसका कुछ नतीजा न निकला और फिर न निकला और 16 दिसंबर को बड़ी बहादुरी से, बहादुरी इन्वर्टेड कॉमा में है, मशरकी कमान के कमांडरों ने आपस में एक समझौता करने के बाद भारतीय फौजें ढाका में दाखिल हो गई, हथियार डाल दिया। मतलब जो अखबार में खबर आई थी। उस रात को भी याया खान कह रहे थे कि किसी एक महल पे पीछे हटने का मतलब शिकस्त नहीं है, हमारी फौजें बहादुरी से उनका मुकाबला करेंगी। और 30 दिसंबर का जो हमला था वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। बजाय इसके हम कुछ दबाव डालते, उनका दबाव हो गया। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका वगैरह के दबाव पर जंगबंदी कबूल की। मानिक शाह ने उसको बोला आप क्यों कबूल कर रही हैं, हम तो 24 घंटे में भावलपुर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी पे दबाव था तो उन्होंने जंगबंदी को कबूल कर लिया। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, बजाय और जमीनें देने के उन्होंने जंगबंदी कबूल कर ली। और फिर उसके बाद 16 दिसंबर को तो ये हथियार डाले और 20 दिसंबर को फौज ने न जाने किस हिकमत अमली की बुनियाद पर भुट्टो साहब को सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर इख्तिदार पर बिठा दिया। ये वाहिद दुनिया के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर उसके बाद मार्शल उन्होंने शायद 21 अप्रैल 1972 को हटाया। महमूद अली कसूरी साहब थे वजीर कानून, उन्होंने एक अबूरी आइन दे दिया। अबूरी आइन जो है वो 1.25 साल चला और 14 अगस्त 1973 को नया आइन बन गया। इस दौरान
कसूरी साहब नाराज हो गए और वो इस्तीफा दे करके चले गए। ये जो आइन बना, इसके अंदर भी पै दर पै तरमीमात की गई और 4 साल के अरसे में 7 तरमीम की गई। नहीं, अब मेरे कुछ सवालात हैं जी, कि फरमाइए। देखिए 70 का इलेक्शन जो हुआ ये हम सब मानते हैं हाँ, कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस कम से कम थी, बिल्कुल ठीक सही है है। ये? हुँ, और शायद उस वक़्त उनको यही नज़र आ रहा था कि जितनी हंग पार्लियामेंट आएगी, हाँ, उतना हमारे लिए खेलना आसान हो जाएगा। खेलना आसान हो जाएगा। लेकिन अवाम ने तो बड़ा खुल के फैसला दिया उस साइड पे मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ हाँ, और, मग़रबी पाकिस्तान में कुछ हुँ, और। मेरा आपसे सवाल ये है बतौर मौरख़ आप क्योंकि ज्यों देखते हैं कि 70 के इलेक्शन के बाद जो भी सूरत हाल निकली थी, क्या ये मुनासिब ना होता कि पार्लियामेंट के इजलास को होने दिया था और जो मसाइल फिर सड़कों पे हुए हैं सारे, हुँ। वो कम से कम असेंबली हॉल में बैठ के होते और कुछ ना कुछ फ़ॉर्मूले के तहत निकलते कि शेयरिंग ऑफ पावर कैसी होगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे दी जाएगी। तो क्या इससे बुरा रिज़ल्ट निकलता है जो हमारा एक इसका जवाब मैं देता हूँ। अल्ताफ गौहर की एक किताब है, हुँ, उसमें उन्होंने लिखा कि भुट्टो ने इनको मशवरे के लिए बुलाया। हुँ। इन्होंने बोला मुजीब जो है, एक जज़्बाती लीडर है, उसके अंदर इंतज़ामी सलाहियत नहीं है, उसको सो इक़्तिदार व्हाट? ही दे वाज़ दो, हाँ, बोलिए। वो 1 साल में फ़ेल हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए राहें खुली हैं। हाँ, भुट्टो साहब ने बोला तुम क्या समझते हो मेरे पास इतना वक़्त है? भुट्टो साहब ख़ाइफ़ थे कि इनके भाई और इनके वालिद 49 इयर्स में अल्लाह को प्यारे हो गए। हुँ। इनको ख़दशा भी था कि मेरी ज़िंदगी भी ज़्यादा नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना चाहते थे। 1928 में पैदा हुए, हाँ, 1972 में मेरा मेरा सवाल सिर्फ़ इतना ही था कि जब हाँ, इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए और एक आपका विंग था पूरा जिसने अपना फैसला दे दिया, फैसला हाँ, सुना दिया। तो क्या क़यामत टूट जाती है अगर असेंबली हो जाती और फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ उसमें एक बाइज़्ज़त तरीके से हुँ। एक कन्फेडरेशन वजूद में आती कि भई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे इतनी ज़्यादा होगी। भाई हमारी मग़रबी पाकिस्तानी और फ़ौज बंगालियों को कभी इक़्तिदार देना ही नहीं चाहते थे। तो 3 आप ये समझते 3 हैं वज़राए आज़म को टर्मिनेट किया गया, जी, जी। तो बस वही हुआ। आप ये समझते हैं कि भुट्टो साहब में और उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट में और आर्मी में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बिल्कुल थी। इनको बाहर रखा जाए? इनको और भुट्टो साहब ने जब आर्मी एक्शन शुरू हो गया तो चलें ठीक कराची है, पहुँच के कहा, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान पाकिस्तान बच बचा गया। लेगा, वो तो लोग वो मानते नहीं ना किसी बचा तरह। नहीं, वो टूट गया उसी जी, दिन। 73 का आइन नाफ़िज़ हो गया, तरामीम होती रही और मुल्क का निज़ाम चलता रहा। अच्छा, ये बात है कि भुट्टो साहब के पूरे दौर में हंगामी हालात नाफ़िज़ रहे, दफ़ा 144 नाफ़िज़ रही। आपने बताया था कि ये पहला तारीखी वाक़या था कि इनको सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हाँ, गया था हाँ। ये। एक तो फ़ौज की मजबूरी थी क्योंकि आह, हमारे आपको मालूम है कि काफ़ी आह, जवान जो थे वहाँ कैद थे, हाँ, तो हाँ। उनको आबरूमंदाना तरीके से लाने के लिए एक यहाँ पे की फ़िगर चाहिए थी, हुँ। जो लेके आती। तो और शायद दूसरा ये भी है, फ़ौज के जवानों में याह्या खान से बगावत का जज़्बा हो गया। जी। याह्या खान और उनके नायब गालिबन अब्दुल हमीद खान थे। वो कहीं जवानों से तकरीर करने गए तो जवानों ने उसके अंदर सवालात खड़े कर दिए और बरगश्ता हो गए और ये तब समझ लिया फ़ौज ने कि अब नहीं हो सकता। अगर हम तारीख पे नज़र डालें तो क्या भुट्टो साहब का ये फैसला सही था सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन बनने का या सदर ही बनते जो भी था और इमरजेंसी नाफ़िज़ करके कुछ थोड़ा ज़्यादा इख्तियारात ले लेंगे? देखिए, दरअसल ये है, आइनी और कानूनी उलझनें थी। हुँ, सदर बनते तो किस आइन के तहत बनते? कोई आइन तो था नहीं, मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और उनकी ख़्वाहिश थी कि मार्शल लॉ को ही जारी रखा जाए। हुँ। लेकिन 104 लेकिन असेंबली सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई आईनी जवाज़ नहीं था। वो तो फ़ौज की मर्ज़ी से हाँ, हमारे यहाँ आइन क्या है? खिलौना है, मोम की गुड़िया है, जिधर मुँह मोड़ दो। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने मार्शल लॉ जारी रखना चाहा, हुँ। तो उस वक़्त इनके बगावत कर दी एक अली अहमद तालपुर से अच्छा। और एक अब्दुल हमीद जतोई। हुँ, यह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई नहीं जो चीफ मिनिस्टर थे, उसके चाचा वगैरह था। ये गुलाम मुस्तफ़ा जतोई नवाब शाह के थे, वो दादू के थे। हुँ। ये दोनों तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे। एक और थे मौला बख्श शुमरो, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके आए थे शिकारपुर से। इन्होंने बगावत कर दी। यानी भुट्टो साहब के खिलाफ बगावत का जो सही माने पहला जो है वो उसकी अपनी पार्टी से आया या उसके अपने कौमियत से आया, सिंध से आया है।
बिल्कुल साहब, सिंध से आया। हाँ, मतलब वो तहरीक कोई पंजाब में हाँ, या सूबे सरहद में नहीं तो चली थी। भुट्टो साहब ने फिर मार्शल लॉ को हटाने का फैसला कर लिया और एक कसूरी साहब ने बताया था कि अबूरी आइन दिया और ये अबूरी आइन के तहत भुट्टो साहब सदर ही रहे। वो अजीब आइन था, ना सदारती था ना पार्लिमानी हुँ। था। फिर उसके बाद आइन की तैयारी शुरू हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों से गुफ्त व शनीद के बाद 73 का आइन दिया गया और उसके तहत तो भुट्टो साहब ने आइन के नाफिज होते ही हंगामी हालात नाफिज कर दिए और दफ़ा 144 पूरे उनके दौर में दफ़ा 144 रही। हालाँकि 73 का आइन एक लिहाज़ से बड़ी अचीवमेंट थी कि उसको मुल्क के जितने भी ग्रोह थे, प्रेशर ग्रुप से, सबकी नुमाइंदगी और सबकी कंकरेंस हासिल थी। सबकी हासिल थी। चाहे वो असेंबली के अंदर उनकी अक्सरियत थी या अक़लियत थी, जो भी था, हाँ, हाँ। लेकिन तमाम असेंबली में कौमियतें भी। नुमाइंदगी तो थी। जी। असल में ये है कि हंगामी हालत और दफ़ा 144 इसलिए ज़रूरी होती है कि हुकूमत को जिसको चाहे जब चाहे गिरफ्तार करने का मौका मिले। जी, बिल्कुल। ना कोई पूछ है, ना कोई अदालत में पेश करना है, ना मुकदमा, बस एक मखसूस ना तो मुद्दई ना शहादत, किस्सा तो पाक महमूद हुआ। साहब 73 के आइन के फ़ौरन बाद हंगामी हालात दफ़ा 44 हुँ, जमहूरियत आ भी गई और नहीं भी आई। बस ये तो मैं वो आपकी याद से मैं कहूँगा कि जो नकाब रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे उठे हर हर नज़र मगर कोई बाम तक न पहुँचे। फैज़ ने भी कहा है कि न मुद्दई न शहादत, किस्सा पाक हुआ। न मुद्दई न शहादत किस्सा पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। जिसके खाक हुआ। जी। तो साहब इससे फ़ायदा उठाना मंज़ूर था। अच्छा, 1973 के आइन के तहत 5 साल बाद इलेक्शन होने थे। हुँ। तो भुट्टो साहब का इक़्तिदार अगस्त 78 तक 1978 तक तो कानूनी रहता। उसके बाद भी असेंबली से हंगामी हालात वगैरह के मंजूर कराकर 1 साल के लिए डिले कर सकते थे और नोटों की बदौलत 81 के बजाय उनको 100 से ज़्यादा सीटें मिल गई। 81 सीट शायद 57% बनता है, हुँ। लेकिन जब इतने लोटे आते गए कि वो 75% से भी ज़ायद हो गई। लेकिन उनको क्या सूझी कि उन्होंने 7 जनवरी 1977 को ऐलान किया कि 7 मार्च और 10 मार्च को इलेक्शन होंगे और 10 जनवरी को असेंबली तोड़ दी जाएगी। हुँ। उनकी जी। कैबिनेट के लोगों को भी उन्होंने कोई सलाह-मशवरा नहीं किया, बल्कि उनके कानूनी मुशीर थे, उनका नाम था रफ़ी रज़ा। जी, जी, जी। रफ़ी रज़ा ने उनको बताया कि आइंदा 1 साल में इतने हालात ख़राब हो जाएँगे, ग़ज़ाई क़िल्लत हो जाएगी और महँगाई बढ़ जाएगी ये, तो तुम्हारे लिए 1 साल बाद इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा अभी टाइम है। ये अच्छा टाइम है, अभी इलेक्शन करा लो और फिर 5 साल के लिए हाँ, मैंडेट हासिल कर लो। हाँ। सब इसलिए उन्होंने रफ़ी रज़ा की मशवरे से। मशवरे से अच्छा रफ़ी रज़ा का ये मशवरा, ये बहुत सारे अखबारों में और टीवी शो में हफ़ीज़ पीरज़ादा ने भी कहा कि उनको मुंशी रज़ा की बात पर बहुत एतमाद था और उस पर उन्होंने उसकी हुँ। बात तो मानते हुए ही ये कर लिया। इलेक्शन का ऐलान होते ही भुट्टो साहब ने ऐसे गैर मामूली उनकी जो गैर मामूली ज़हानत थी, उसका पोल खुल गया। सबसे पहले तो उनको बिला मुकाबला मुंतखब होने की सूची और तमाम अखबारात ने, रसायल ने, किताबों ने, हत्ता कि हफ़ीज़ पीरज़ादा ने भी एक टॉक शो में कह दिया कि वो मरकज़ी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी, लाड़काना की इंतज़ामिया ने ये इक़दाम खुद किया। लेकिन वो इक़दाम क्या था कि जान मोहम्मद अब्बासी, जो उस जी। वक़्त की पीएनए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे उस इलाके से, जी। उनको अगवा करके महबूस रखा, जब तक कि नामज़दगी दाखिल करने का वक़्त ना गुज़र जाए। हालाँकि जानो अब्बासी साहब की यूँ भी शायद ज़मानत ज़ब्त रहती, भुट्टो के ज़मानत मक ज़ब्त होती और बाद में भी हाँ, इलेक्शन 85 में उनके मुकाबले पे पाशा खोड़ो था। सिर्फ़ वो एक था कि लोगों को इम्प्रेशन मिल जाए कि भुट्टो तो इलेक्ट हो ही गया है, हाँ, अब उसे तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है। तो हुँ। जितने भी लोटे हैं वो फ़ौरी तौर पे पसवाड़ी की तरफ आ जाएँगे। अच्छा हफ़ीज़ पीरज़ादा साहब कहते हैं कि वो मकामी इंतज़ामिया के ज़िम्मे था। नहीं, मकामी ब्लेसिंग्स होती हैं। इंतज़ामिया में उस वक़्त थे खालिद खरल मलिक जो डिप्टी कमिश्नर थे और एक होम सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान जुनेजो।
वो जो मोहम्मद खान जनरल जो वजीर आजम बने वो नहीं, सही। ये दूसरे थे। लेकिन अकल इस बात को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? कि भुट्टो साहब की फतह का ऐलान होते ही पूरे मुल्क में शोर मचा कि इतने मकबूल हैं कि उनको मुंतखब कर लिया गया। अगले दिन अखबारात में उनकी वही तस्वीर, कौसर नज़ीर ने कहा 9 इंच की तस्वीर कैप्शन के साथ, एक ही कैप्शन के साथ पूरे पाकिस्तान के अखबारात में शाये हुई। तो क्या लाड़काना की इंतजामिया की पहुंच पूरे मुल्क के वजारत इतलात और तमाम अखबारात तक थी लाड़काना की? इसके अंदर तो मरकजी वजीर वजारत इतलात मुलविस थी और दो तीनों हर अखबार में उसका कैप्शन तस्वीर के साथ ये था, द ग्रेट लीडर, द इंडिस्प्यूटेड लीडर, और ऐसे एक और लफ्ज था और वो उनकी शाये की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि लाड़काना की इंतजामिया पूरे मुल्क की वज़ारत इत्तलात पर भी फोकस उसने हो तो गई। एग्जीक्यूट किया ना, ख्वाहिश तो बादशाह साहब की थी। हाँ, अच्छा, कौसर रियाजी ने इस बात, उनकी किताब है ऑनलाइन कट गई, उन्होंने ये तफसील बयान की। इससे हटकर एक गैर जानिबदार मुसन्निफ बुरहानुद्दीन हसन, जो टीवी वगैरह के आला ओहदेदार से, उनकी अंग्रेजी तसनीफ है अनसेंसर्ड, उर्दू तर्जुमा है पसे पर्दा। उसमें वो लिखते हैं कि वो कैप्शन था, सुप्रीम लीडर, इंडिस्प्यूटेड लीडर, द ग्रेट लीडर। और ये बदकिस्मती से ये बिला मुकाबला इंतखाब भुट्टो के दामन पे एक बदनुमा दाग बन गया। बिल्कुल। पूरी दुनिया ने इसका बहुत ही डैमेज हुआ इससे। अच्छा, अगर तजदीक किया जाए तो जान मोहम्मद दासी का क्या मकाम था? कुछ भी नहीं था। उनको 2000 मिलते तो भुट्टो को 2 लाख मिलते। बाद में वो पाशा खोड़ों के सामने भी जमानत जब्त हो गई उनकी। लेकिन न जाने क्यों, और जाहिर है इसमें मरकजी हुकूमत की तायद शामिल थी कि ये एडवेंचर, ये मुहिम जी इख्तियार की गई और पीएनए ने जान मोहम्मद अब्बासी को मौका दिया। पूरे जो पीएनए के जलसे होते थे पेशावर से कराची तक, हर पार्टी के लीडर के साथ जान मोहम्मद अब्बासी को मौका दिया जाता और वो अपनी रुदात बयान करते कि किस तरह से सुनाते रहे। अच्छा साहब, एक बात ये भी है कि भुट्टो साहब के करीबी मातहतों ने जब देखा कि वो कायद खुद जब झल्लू तरीके से मुंतखब होता है तो वो क्यों इलेक्शन और पैसा खर्च करें और कैंपेन चलाए, उन्होंने भी वही तरीका इख्तियार की। बकौल फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। हम जहाँ पहुंचे, यानी और 47 उस वक्त भी था। 1900 उस इलेक्शन में भुट्टो साहब के साथ 19 उम्मीदवारों ने यही तरीका इख्तियार करके बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की। जी। कौसर न्याजी साहब ने दिया है, बताया कि 19, ये साइंसी फार्मूला हो गया ना, इसके तहत हुए। फिर उसके बाद सूबाई असम्बली का जो इंतखाब हुआ तो सूबाई असम्बली के जो चारों वज़राए आला थे उन्होंने भी इसी अलजबरा का फार्मूला को इस्तेमाल किया। सही बात है। और इस्तेमाल करके, हम्म। और भला बात यह है कि कायद की कायम करदा सुन्नत को तो पैरवी करने वालों पर अमल करना फर्ज होता है और उनकी इस पर फर्ज किया गया। कौसर न्याजी साहब ने अपनी किताब में इस बिला मुकाबला इंतखाब पर एक फारसी की कहावत बयान की है। मतलब उसका यह है कि अगर मेमार ने पहली ईंट टेढ़ी लगाई है तो और जो सुरैया आसमान तक दीवार टेढ़ी रहेगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वजीर आजम जो थे 2/3 अक्सरियत के ख़्वाह थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मेहनत करो कि 2/3 अक्सरियत हो जाए ताकि आइन को मोम की तरह, खिलौने की तरह इधर उधर घुमाया जाए। अच्छा, जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई भुट्टो उससे बेखबर नहीं थे। 7 मार्च के 2 दिन बाद जब हिज़्ब इख्तिलाफ ने नताइज को कबूल करने से इनकार कर दिया और सूबाई असम्बली के इंतखाब का जो 10 मार्च को होने थे मुकम्मल बाइकाट किया, तो भुट्टो साहब ने एक वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में हफीज़ पीरज़ादा से पूछा, हफीज़ कितनी सीटों पर गड़बड़ हुई है? अच्छा, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वज़ीर आज़म भुट्टो थे, कौसर न्याजी थे, हफीज़ पीरज़ादा, रफ़ी रज़ा और बकौल कौसर न्याजी के 1-2 अहबाब और थे।
हाफिज पिरजा ने बोला कि 30 से 40 तक सीटों अच्छा। पर गड़बड़ हुई है। हम्म अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौसर नियाजी की किताब कह रही है। हम्म। भुट्टो साहब ने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिजब इख्तिलाफ को बोले कि हम 30-40 ये उम्मीदवार हैं जहाँ गड़बड़ है उनसे इस्तीफा दिला देते हैं, वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करें और उनको कामयाबी का यकीन दिला दें कि उनके आदमी हम्म कामयाब हो जाएंगे। ये बात भी ऑनलाइन कट गई में बयान की गई है। अच्छा साहब, एक बात और है। लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ इस चीज पे। हाँ, वो बात आगे बढ़ी नहीं। देखिए साहब, ये बात भी एक नोट करनी बात है कि बड़े से बड़ा ज़हीन आदमी पर एक वक्त ऐसा आता है कि दिमागी खलजान ऐसा उस बिल्कुल, पर आंखों सवार हो आंखों जाता आगे है, पर्दा पड़ जाता है। पर्दा पड़ जाता है, उसे दीवारों पे लिखा नजर नहीं आता है। वो अपनी खुद एतमादी पर जरूरत से ज्यादा जी। एतमाद करता है। अब देखिए, हम इस पर कई चंद मिसालें देते हैं हम्म कि साहब, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, उनकी हुकूमत में कोई उनको चैलेंज भी नहीं था, लेकिन उनको न जाने क्या सूझी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ कर दिया। ये फैसला इतना गंभीर साबित हुआ कि उनकी हुकूमत को ले बिल्कुल। डूबा। दूसरा यह है कि जो लोग तारीख पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि हिटलर दूसरी जंग अजीम में फुतूहात करता हुआ चला जा रहा था। उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, बरतानिया की तो ईंट से ईंट हिला दी, कब्जा तो नहीं किया, हिला दी। और न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने रूस पर हमला कर दिया। हम्म रूस पर हमला उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। उसकी फौजें रूस की बर्फबारी में दफन हो गई। हिटलर की बड़ी शिकस्त में ये रूस पर उसका हमला शामिल है। एक और मिसाल देखें, इंदिरा गांधी की हुकूमत मजबूती से कायम थी। एक मुतवक्का इख्तलाफी फैसले से, यानी जिसका फैसला नहीं होता, उनको डर था कि ये होगा, उन्होंने 1975 में इमरजेंसी हंगामी हालत जी जी नाफिज जी कर दी, जी। सारी आज़ादियां खत्म कर दी और उनके बेटे ने मर्दों की नसबंदी की तहरीक चला दी। हम्म अगले इलेक्शन में 79 में हुआ था या 77 में, इतना याद नहीं, उनकी हुकूमत को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई। इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई, उनका बेटा संजय गांधी, राजीव गांधी से छोटा था, हम्म। राजीव गांधी तो उस वक्त पायलट थे, और वो दोनों हार गए। लेकिन अगले इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी ने हुकूमत उनको दे दी, बीजेपी की हुकूमत, मोरारजी देसाई वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत भी कोलैप्स हो गई और उन्होंने जब इलेक्शन करे तो इंदिरा गांधी मतलब बड़ी, तो सियासत का हिस्सा है, आप हाँ इलेक्शन हाँ, में गए, सियासत का हिस्सा है। लोग अपने जहन बदल लेते हैं हम उनके। इतनी ज्यादा तफसील तो नहीं बताते। हम्म। मोरारजी गांधी वो वजीर आजम है जिन्होंने एक मशरूब दरियाफ्त किया था, उसकी अच्छा। तफसील में नहीं जाते हैं, सब समझेंगे बीच होंगे। में गौ माता आ जाएगी। हाँ, तो ये भी जो है, लेकिन इंदिरा गांधी सियासी तौर पर बाशऊर थी, उसे इख्तियार हवाले कर दिया, इलेक्शन की शिकस्त मंजूर कर ली। अच्छा साहब, एक बात यह है कि हमारे नवाज शरीफ 1997 के इलेक्शन में दो ताही की अक्सरियत से कामयाब हुए। उन्होंने कुछ जहांगीर करामत की एक तकरीर पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, उस पर जहांगीर करामत ने बहुत शराफत से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा नवाज शरीफ के मुंह को खून लगना साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से छेड़छाड़ की, सदर फारूक लगारी को इन दोनों को बर्तरफ कराया। इस पर भी उनको दिली सुकून नहीं आया, तो उन्होंने नए आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से छेड़छाड़ की और ये फैसला उनके गले का हार बन गई, उनको छुट्टी कर दी गई। अब हम जिन वाकयात और रवैयों का जुलाई की मदाखलत का सबब बने, उसको बयान करना था। हमारा मकसद किसी चीज को जायज और नाजायज ठहराना नहीं और ना किसी के खिलाफ राय बनाना है। हमारा काम पस मंजर को सामने लाना है जिसकी बिना पर फौज ने यह इक़्तिदाम किया, सही बात है। और उसके बाद में फैसला अवाम पर छोड़ देते हैं। बस मेरा ख्याल है यहीं पर हम दूसरी किस्त को ख़त्म करें।